अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। खुदा का शुक्र है कि मैं इंटरव्यू में कामयाब हो गया और उसी वक्त मुझे ड्यूटी पर लगा दिया गया। मेरी ड्यूटी पहली मंजिल के उन कमरों में लगी जहाँ सफारत का ऑफिस था। यहाँ मेरी आंखें पोशाली को तलाश कर रही थीं, मगर वो मुझे कहीं नजर न आई। एक बांस का डंडा जिसके आगे सूतर की झालरें लगी थीं, एक पहियों वाला ड्रम और सूती कपड़े के टुकड़े और फर्श और मेज साफ करने वाले केमिकल्स की दो तीन बोतलें मेरी तहवील में दे दी गई। पहली मंजिल में ही राहदारी के पीछे एक तंग और बिल्कुल छोटा सा कमरा था जहां मैंने ये सारी चीज़ें जाकर रख दी। एक दाढ़ी वाले गोरे चिट्टे आदमी ने मुझे समझा दिया कि मैं दिन में दो मरतबा यानी सुबह और शाम को राहदारी के फर्श पर पॉलिश करूंगा। दरमियान में दोपहर और दोपहर के वक्त मेज़ों और रागदानों यानी एस्ट्रेज को भी साफ कर दूंगा। इसके अलावा दिन में दो बार कोठी के पोर्च और उसकी सीढ़ियों पर भी गीला बुरश फेरूंगा। मैंने उसी वक्त बुरश और बाल्टी पकड़ी और पोर्च में आकर फर्श की सफाई पर लग गया। अभी तक मैंने सफारत खाने के सारे कमरे नहीं देखे थे और मुझे पोशाली वहां नजर नहीं आ रही थी। दोपहर तक मैं यूं ही पोर्च, सीढ़ियों और राहदारी की सफाई में लगा रहा। खाने का वक्त हुआ तो मैंने अपनी सफाई का सामान तंग सी कोठरी में रखा और बहर पोरज के एक तरफ बैठकर बीड़ी पीने लगा। सामने वाले बगीचे में एक सियाफाम सनहाली बाढ़ के फालतू पत्तों को काट रहा था। सफारत खाने के गेट पर सनहाली गार्ड पहरे पर मौजूद था। गेट का दरवाज़ा बंद था। जब कोई गाड़ी आती या कोई गाड़ी बहर जाती तो गेट खोल दिया जाता। कोठी के ऊपर इस सफारत खाने के मुल्क का झंडा लहरा रहा था। मैं उठकर माली के पास चला गया और तमिल जबान में उससे पूछा कि यहाँ खाने को कुछ मिल जाएगा। माली ने मेरी तरफ देखकर कोहनी से माथे पर आया हुआ पसीना पूछा और बोला, तुम फराश हो, आज ही नौकरी पर लगे हो। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, भगवान की दया से काम मिल गया है, बेकार था। माली ने बताया कि पीछे सफारत खाने की एक कैंटीन है, वहां जाकर कुछ खा पी लो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास यहाँ का कार्ड नहीं होगा पहरेदार तुम्हें बाहर जाने या अंदर नहीं आने देगा। मुझे आईडी कार्ड नहीं मिला था, चुनाचे सफारत खाने की कैंटीन की तरफ चला गया। यह कैंटीन एक गिराज में बनी हुई थी और यहाँ सिर्फ अमले के मकामी लोग ही आकर चाय वगैरह पीते थे। खाने का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। मैंने डब्बा रोटी के दो टुकड़े चाय के साथ खाया और कैंटीन वाले को अपना नाम बताया। उसे कहा कि मैं यहाँ फराश लगा हुआ हूँ। उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दिया और चाय बनाने में मसरूफ़ रहा। लंच का वक्त ख़त्म हुआ तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया। यह कमरा नहीं था, बल्कि दीवार में अंदर की जानिब एक शगाफ डालकर सिर्फ इतनी जगह बना दी गई थी कि वहाँ मैं सफाई का सामान रखकर खुद दीवार से टेक लगाकर बैठ सकता। यहाँ मैं अपने पाँव नहीं फैला सकता था। मुझे सफारत खाने के अंदर बीड़ी वगैरह पीने की इजाज़त नहीं थी। दोपहर के वक्त मैंने केमिकल की प्लास्टिक की बोतल और सूती कपड़ा और मेज़ों और स्टेज की सफाई शुरू कर दिया। मेरे कंधे के साथ प्लास्टिक का एक झूला लटक रहा था जिसमें मैं राखदानों की खाक, सिगरेटों के टुकड़े और इधर उधर बिखरे हुए कागजों वगैरह को उठाकर डाल देता था। मेज़ पर गैर मुल्की लोग ही काम करते थे। मुझे देखकर वो ज़रा से मुस्कुराते। मैं सलाम करके राखदान साफ करता, फिर मेज़ की सतह पर थोड़ा सा केमिकल डालकर तेज़ी से पहुंचकर उसे चमकाता और दूसरी मेज़ की तरफ चल देता। अभी तक मुझे पशाली कहीं नज़र नहीं दिखाई दी थी। मैं हैरान हो रहा था कि वो कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे यहाँ नौकरी नहीं मिल सकी हो। लेकिन पोशाली ऐसी खुशशक्ल नौजवान लड़की है, फिर यह नौकरी आर्जी है। 2-3 महीनों बाद उसे भी यहाँ से निकाल दिया जाना था। फिर उसको मुलाजम रखने में यहाँ किसी को कबात नहीं होनी चाहिए थी। दफातर के कमरे ज़्यादा नहीं थे। एक जैनारा धारी में से ऊपर मंजिल को जाता था। ऊपर सफाई करने वाला फलाश अलग था जो सीढ़ियाँ और ऊपर वाली मंजिल की सफाई करता था। मैंने वो जैना भी देख लिया था जो नीचे तय खाने वाली मंजिल को जाता था। वहाँ एक सनहाली और सफाई पर मामूर थी। मैंने दफ्तर के तमाम कमरों की सफाई कर दिया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मैं यहाँ बीड़ी नहीं पी सकता था। दिल बीड़ी पीने को चाहा तो उठ के बगीचे में आ गया और बाड़ के पास ज़मीन पर खखरोबों की तरह बैठकर बीड़ी पीने लगा। अभी मैंने 2-3 काशी लगाए होंगे कि एक मैक्रोवेगन गेट से गुजरकर पोरच में आकर रुक गए। उसमें एक स्कर्ट में मलबूस गैर मुल्की चिट्टी औरत और वैसी ही रंगत वाला जवान आदमी बाहर निकला। उन दोनों के पीछे पोशाली वैगन से उतरी। उसने हाथ में चमड़े का एक थैला उठा रखा था। मैं बीड़ी फेंक कर उठ खड़ा हुआ। पोशाली ने मुझे देख लिया था। वो दोनों सफारत खाने के एहलकारों के पीछे पीछे लाबी में से गुजरती हुई राहदारी में दाखिल हो गई। मैं भी राहदारी में आ गया। राहदारी में जो जैना नीचे की तय खाने वाली मंजिल में जाता था, पोशाली उस गैर मुल्की जोड़े के साथ उस जैने से नीचे उतर गई।
पोशाली को भी इस सफारत खाने में देखकर मुझे बहुत खुशी और तसल्ली हुई। यह मुझे इल्म हो गया था कि पोशाली को कच्ची ज़मीन 2 मंजिल में काम मिल गया। खुशी और तसल्ली हुई क्योंकि वो इसके बाद ऊपर नहीं आई थी। और मैंने दोपहर के वक्त कॉरिडोर और लॉबी के फर्श को साफ करना शुरू कर दिया था। छुट्टी होने में 1 घंटा बाकी रह गया था। मैंने आध घंटे में कॉरिडोर और लॉबी के फर्श को चमका कर रख दिया। मैं कॉरिडोर में अपने ठिकाने के अंदर सुकड़ के बैठा था कि सनहाली चिपड़ासी ने आकर हिकारा तमेज लहजे में कहा, तुझे अंदर हेड क्लर्क साहब बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उठकर अंदर गया। हेड क्लर्क उस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था जिस मुल्क का यह सफारत खाना था। हेड क्लर्क ने मुझे एक ताश के पत्ते से आधे साइज का ID कार्ड दिया जिस पर मेरी तस्वीर और सफारत खाने की मोहर लगी थी। उसने मुझे हिंदुस्तानी में समझाया कि अगर यह ID कार्ड मुझसे गुम हो गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने हाथ जोड़ के भारतीय सनहाली तामलों की तरह कहा कि मैं इसे गुम नहीं होने दूंगा साहब। छुट्टी हुई तो मैं सफारत खाने के अहाते से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। चौक से मैंने बस पकड़ी। क्वार्टर में आकर मुंह हाथ धोया, बालों की कंघी की, बाहर रेस्तोरां में जाकर चाय का एक गिलास और सिगरेट पिया और फिर बस में सवार होकर शहर से बाहर एक पार्क में आकर दरख्त के नीचे बैठ गया। इस गैर मुल्की सफारत खाने में काम करते हुए मुझे और पोशाली को 15 दिन गुजर गए थे और अभी तक हमें कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। अभी तक मैं ज़मीन के नीचे वाली मंजिल में भी नहीं जा सका था। मैं दफ्तर में पोशाली से कोई बातचीत नहीं कर सका था और पोशाली के घर पर जाने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी। इसी दौरान मैंने पोशाली को दूसरी यानी अपने वाली मंजिल पर एक दुबले पतले गैर मुल्की से मुस्कुराकर बात करते और ज़हने से नीचे उतरते हुए देखा। मुझे यकीन था कि यही वो ज़मीन दोस्त सीक्रेट ऑफिसर है जिसके पास फौलादी सेफ के ताले की कॉम्बिनेशन है। बाद में इसकी तस्दीक हो गई थी कि यही वो ऑफिसर था और इसका नाम समरनोफ था। गोया पोशाली ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से हम बड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे। 15 दिन गुजर गए थे और अगर इसी तरह 15 दिन मजीद गुजर जाते हैं तो हमारे पास अपने मिशन को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए थोड़ा ही वक्त रह जाएगा और इसके बाद तो हमें सफारत खाने से छुट्टी मिलने वाली थी। अपने एजेंट ने सफारत खाने से बाहर एक दूसरे से रब्ता पैदा करने से मना कर रखा था। इसी दौरान में मुझे भी निचली मंजिल में जहां एनी सेफ थी जाने का मौका नहीं मिला था। मेरी कमांडो तबीयत एक्शन लेने को बेचैन हो रही थी। वैसे भी वक्त गुजरता चला जा रहा था। मैं इसी उधेड़पन में एक रोज़ दोपहर लंच के वक्त खाली राहदारी साफ कर रहा था कि पोशाली को मैंने तहखाने के ज़हने से निकलकर राहदारी से आते देखा। उसने जानबूझकर स्टेशनरी फर्श पर गिरा दिया। मैं जल्दी से झुककर रजिस्टर और कागजात उठाने लगा। वो भी अंग्रेजी में शुक्रिया कहकर कागजों के दस्ते और फाइल को उठाने लगी। यह सब कुछ उसने जानबूझकर किया था। नीचे झुकते ही उसने दबी जबान में कहा, आज रात मेरे फ्लैट पर अंधेरा हो जाने के बाद आना। वो स्टेशनरी इकट्ठी करने के बाद एक बार फिर मुस्कुरा के मेरा शुक्रिया अदा करते हुए ऑफिस की तरफ चल दिया। पोशाली के इस पैगाम से मुझे बड़ा हौसला हुआ और अपनी मंजिल रोशन रोशन सी नजर आने लगी। छुट्टी के बाद मैं मामूल के मुताबिक सीधा अपने क्वार्टर में आ गया। शाम तक अपने क्वार्टर में ही बैठा अखबारात वगैरह पढ़ता रहा। जब रात हुई तो चौक वाले रेस्तोरां में जाकर खाना खाया और फिर बस पकड़कर पोशाली के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। बादलों से घिरी हुई रात सड़कों और शहर में रोशन थी, मगर पोशाली के समुद्री साहिल के इलाके में काफ़ी अंधेरा था। कहीं कहीं खंभे बिजली के बल्ब रोशन थे। मुझे पोशाली का फ्लैट याद था। मैं साहिल समंदर की जानब से उस छोटी सी अंधेरी वीरान सड़क पर आ गया जो पोशाली के बोसीदा साहबजादा फ्लैट के सामने से गुजर कर आगे गाल रोड से जाकर मिल जाती थी। पोशाली के फ्लैट के बाहर घुप अंधेरा था। सिर्फ कोने वाले कमरे की खिड़की पर धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। मैं चुपके दरख्तों के करीब से गुजरता हुआ फ्लैट के मेन दरवाजे पर आकर रुक गया और दरवाजे पर ऐसा से दस्तक दी। यह एक मखसूस दस्तक थी। थोड़ी देर के बाद पोशाली ने दरवाज़ा खोल दिया। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में धीमी रोशनी का बल्ब दीवार के साथ लगे हुए ब्रैकेट में रोशन था। पलंग पर पुराने कपड़े और चादरें बिखरी पड़ी थीं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। पोशाली पलंग पर बैठ गई। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। पोशाली ने उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांक कर देखा। दूसरी तरफ फ्लैट का कभी हिस्सा था। उधर से समंदर की हवा आ रही थी। पोशाली ने खिड़की बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठते हुए बोली, जिस आदमी के पास चाणक्य प्लान के सेफ के ताले की कॉम्बिनेशन है, मुझे उसे अपने काबू में करने की हिदायत की गई थी। मैंने बहुत जल्द यह मालूम कर लिया है
और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि यह शख्स जिसका नाम समरनोफ है पत्थर का बना हुआ एक चलता फिरता पत्थर है, उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। मैं समझती हूँ कि सफारतकारों ने इस मकसद के लिए एक बेहतरीन आदमी चुन कर रखा है। मैंने इसे कहा कि तुम अपनी कोशिश जारी रखो। वो झिंझला कर बोली, तुम शायद नहीं जानते कि मैं आदमी के दिल को चीर कर उसकी तह तक पहुंच जाती हूँ। समरनोव जिस मिट्टी का बना हुआ है उसको माता हरी जैसी शहरा फाक जासूसा भी अगर आ जाए तो अपने जेर असर लाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हमें बहुत जल्द चाणक्य प्लान के ब्लू प्रिंट चुरा कर यहाँ से सरहद पार भिजवाना है। हम जितनी देर करेंगे खतरा तुम्हारे वतन पाक की फिजाओं की ओर करीब तर होता जाएगा। पाकिस्तान तुम्हारा वतन है, लेकिन मुझे उसे अपने वतन की तरह मोहब्बत है, इसलिए कि यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और यहाँ इस्लाम का परचम लहराता है और इसकी फिजाओं में सुबह और शाम अजानों की सदाएं गूंजती हैं। तुम ही बताओ, क्या तुम मजीद इंतज़ार कर सकते हो? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम भी बुनियादी तौर पर कमांडो हो और मैं भी बुनियादी तौर पर कमांडो हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ कमांडो एक्शन ही से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें बढ़कर हमला करना होगा, हल्ला बोलना होगा, और मुझे यकीन है कि अगर हमने बेहतरीन प्लानिंग के साथ हमला किया तो कामयाबी हमारे कदमों में होगी। पोशाली के दलाल ने मुझे कैल कर लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि हम बुनियादी तौर पर कमांडोज थे, दिलेरी जरी और अपनी जान पर खेल जाने वाले कमांडोज। मौत जिनके सामने सुरंगो होती है, मौत को जो कभी खतरे में नहीं लाते और जिनकी ज़रब इंतहाई कारी होती है। ये 100 सुनार की नहीं बल्कि एक लोहार की ज़रब होती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे ख्यालात की तईद करता हूँ पोशाली, मगर क्या तुम्हारे जहन में कोई प्लान है? मेरा मतलब है कि तुमने अहनी सैफ का जायजा लिया है और यह भी मालूम किया है कि वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ रात को गार्ड्स का पहरा कहाँ कहाँ होता है। पोशाली कहने लगी, जिस तहखाने में यह अहनी सैफ दीवार में लगा है वहाँ रात को किसी का पहरा नहीं होता। पहरा सिर्फ बाहर सफारत खाने के पोर्च में होता है, जहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक 2 गैर मुल्की पहरा देते हैं, लेकिन सैफ की हथी को एक अलार्म से मुंसलिक कर दिया गया है। कॉम्बिनेशन मिलाकर सैफ को खोलना दूर की बात है, अगर कोई बाहर का आदमी सैफ के हैंडल को हाथ भी लगा दे तो सफारत खाने के सारे कमरों के अलार्म चीख उठेंगे। हमें कॉम्बिनेशन मालूम करने की बजाय सबसे ज़्यादा उस अलार्म को बेकार करने की ज़रूरत है। अगर हम इस कॉम्बिनेशन के पीछे लगे रहे तो हम यहाँ अपना वक्त ज़ाय करेंगे और बहुत जल्द वो दिन आएगा जब सफारत खाने वाले अपने रिवाज के मुताबिक हमको नौकरी से जवाब दे देंगे। उस वक्त हमें बाहर से कमांडो एक्शन करना पड़ेगा, तो क्यों ना इस वक्त ही हम कमांडो एक्शन पर अमल करें, जबकि हमें सफारत खाने के अंदर होने का मौका हासिल है। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ पोशाली। तो मुझे बताओ कि हमें सेफ तक पहुँचने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। पोशाली उठकर मुख्तसर से कमरे में टहलने लगी। वो बेचैन और पुरजोश थी। मैंने इस औरत की बेदर्दी और संगदिली से इंसानों को हलाक करते हुए देखा था। मैं जानता था कि वक्त आने पर वो अपनी जान पर भी खेल जाएगी। मैं खामोश था। पोशाली टहलते हुए किसी अहम नुक्ते पर गौर कर रही थी। वो गहरी सांस लेकर पलंग पर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर बोली, हमें आधी रात को हमला करना होगा। हम बाहर से सफारत खाने में दाखिल होंगे। मैंने सैफ के खतरे का अलार्म का राज मालूम कर लिया है। तय खाने के जीने में एक सॉकेट लगा है, उसके अंदर अलार्म का तार कमरे के तारों से जुड़ जाता है। अगर हम उस तार को काट कर अलग कर दें तो चाहे हम सैफ पर हथौड़े चलाना शुरू कर दें तो भी अलार्म नहीं बजेगा। मैंने पोशाली से पूछा, लेकिन सैफ खुलेगा कैसे? सवाल तो यह है। पोशाली ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सैफ को वही ऑफिसर खोलेगा जिसके पास सैफ के ताले का कॉम्बिनेशन है। मेरा मुंह खुलेगा खुला रह गया। तुम ये कहना चाहती हो कि समरनोव खुद वहां आकर सैफ को हमारे लिए खोल देगा? हाँ, पोशाली ने दांत पीसते हुए कहा, यह सैफ सिर्फ वही खोल सकता है। अगर उस पर सुबह तक हथौड़े चलाते रहे तब भी सैफ पर कोई असर नहीं होगा और हम पकड़े जाएंगे। मैंने यह भी देख लिया है कि वो किसी ऐसी धात से तैयार किया गया है जिस पर किसी तेज तरीन तेजाब का भी असर नहीं होता। ये सारी बातें मैंने वहाँ बड़ी चालाकी से मालूम की हैं। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सैफ को समर ही खोलेगा, मगर कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। पोशाली ने कहा, समरनोव वहीं सफारत खाने में रहता है। दूसरी मंजिल में कोने वाले कमरे को उसने अपनी रिहाइश गाह में तब्दील कर रखा है। वो वहाँ फैमिली के बगैर रहता है। गाल फेस होटल से वापस आकर वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और वहीं थोड़ी देर मुताला करने के बाद सो जाता है।
हमें उसी जगह रात के अंधेरे में अटैक करना होगा। मैं एक कमांडो की हैसियत से पोशाली के ऑपरेशन को समझ गया था। मैं कुछ कह नहीं वाला था कि वो हाथों को रगड़ते हुए बोली, लेकिन इसके लिए हमें असले की ज़रूरत है, और असला हमें अपना एजेंट शायद फराहम न करे, क्योंकि वो हमें इस कमांडो मिशन की कभी इजाज़त नहीं देगा। वो नहीं जानता कि कमांडो कौन होता है और वो किस तरीके से किस ऑपरेशन पर अमल करता है, और उसका हमला किस कदर अचानक और कारी होता है। मेरे अंदर का कमांडो भी अगड़ियाँ लेता हुआ बेदार हो गया था। मेरे बाजुओं की मछलियाँ फड़कने लगी थी। मैंने कहा, रिवॉल्वर हमारे पास मौजूद है, एक कमांडो चाकू है, अगर इसके अलावा असले की ज़रूरत पड़ी तो हम उसे सफारत खाने के गार्ड से हासिल कर लेंगे। कमांडो हमेशा दुश्मन से असला हासिल करता है। वैशाली की आंखें चमकने लगी। मुझे उसकी आंखों में और चेहरे पर वही संगदिली और बेदर्दी नजर आई जो इससे पहले मैं देख चुका था। उसने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और पुरजोश आवाज में बोली, हम कल रात अटैक करेंगे। मैंने फौरन हामी भर लिया और पोशाली के बाजू को जोर से पकड़कर झंझोड़ा और कहा, खुदा हमारे साथ है। इसके बाद हमने अपने कमांडो अटैक की तफसीलात पर गौर करना शुरू कर दिया। दो बातें हमने तय कर ली थी। पहली ये कि इस ऑपरेशन का जिक्र हम अपने एजेंट से नहीं करेंगे। हमें यकीन था कि वो हमें इस किस्म के जरहाना अटैक की इजाज़त नहीं देगा, बल्कि सुराग रसानी के तमाम असूलों पर अमल करते हुए समरनोव से ताल्लुकात इस्तवार करके उससे एनी सेफ की कॉम्बिनेशन हासिल करने की तलकीन करेगा। हम अपने मिशन की कामयाबी के बारे में इतने पुरुमीद थे जैसे कल रात को चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट हमारी जेब में होगा, और जब हम वो अपने एजेंट को दिखाएंगे तो वो भी दंग होकर रह जाएगा। दूसरी बात हमने यह तय की थी कि हम ब्लूप्रिंट की ओरिजिनल कॉपी यानी मास्टर कॉपी उड़ाएंगे और उसकी फ़ोटो नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे गुमान था कि कहीं ओरिजिनल मास्टर कॉपी है और अगर हमारे हाथ आ जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जरहाना न्यूक्लियर सरगर्मियों का एक प्लान काफ़ी अरसे तक मुलतवी हो जाएगा। यह बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं अभी तक सफारत खाने की निचली ज़मीन 2 मंजिल में नहीं गया था। मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर पोशाली निचली मंजिल पर काम करती थी और उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। पोशाली ने नक्शा खोलकर सामने रख लिया और जो सेना ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर से निचली मंजिल को जाता था उस पर उंगली रखकर बोली, इन सीढ़ियों के आखिर में दीवार पर वो सॉकेट लगा है जिसमें अलार्म के तार सफारत खाने के बाकी कमरों में लगे हुए अलार्मों से मुंसलिक हैं। जने में पहुंचने के बाद हमारा पहला काम उस सॉकेट के तारों को काटना होगा। इसके बाद हम निचली मंजिल में आ जाएंगे। उस वक्त सफारत खाने का सीक्रेट ऑफिसर मिस्टर समरनोफ हमारे साथ होगा। कॉम्बिनेशन वही बताएगा, बल्कि सेफ वही खोलेगा। पोशाली की यह तरकीब मेरी समझ से बाहर थी। एक तरक्की याफ्ता मुल्क के आजमूदाकार सीक्रेट ऑफिसर को अगवा करके बतौर यरगमारी अपने साथ रखना कम अज़ कम मुझे नामुमकिन लगता था। मैंने कहा, पोशाली, फ़र्ज कर लिया हम समरनोफ को उसके कमरे से अगवा करके अपने साथ निचली मंजिल में ले जाते हैं। हमने मुंह बंद कर रखा है, हमने उसे जकड़ रखा है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन हमें क्यों बताएगा? वो तो जहाँ तक मेरा ख्याल है जान पर खेल जाएगा, लेकिन सैफ का कॉम्बिनेशन हरगिज़ नहीं बताएगा। और फिर यह खतरा हमारे सर पर मंडराता रहेगा कि वो किसी भी वक्त हमारे काबू से निकल कर हमारे लिए बलाई नागहानी बन सकता है। फिर वो कोई चाल भी चल सकता है। बहुत मुमकिन है कि हनी सैफ के अंदर भी ऐसा कोई खुफिया बटन लगा हो जिसको दबाकर वो सफारत खाने के गार्ड्स को होशियार कर दे और हम वही रंगे हाथों पकड़ लिए जाएं। पोशाली ने अपने माथे पर आया हुआ पसीना रुमाल से जज्ब करते हुए कहा, तुम यार जासूसों की तरह सोचते हो, कमांडो बनकर सोचो। अगर हम इन तफसीलात में पड़े रहे तो याद रखो, हम अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। कहा हम वहाँ 2 महीने तक पड़े रहे। सीक्रेट ऑफिसर समरनोफ से अहनी सैफ के ताले का राज किस तरह उगलवाना है यह मैं जानती हूँ। मैं रूसी नजात हूँ, मैं रूसियों के खमीर से वाकिफ़ हूँ। मुझे मालूम है कि रूसी उस वक्त तक बहादुर होता है जब तक मौत उसके सामने नहीं आन खड़ी होती है। मौत को सामने देखकर रूसी पसपा हो जाता है। जब नेपोलियन ने रूस पर हमला किया तो रूसियों ने अपने इस किरदार का मुजाहरा किया। दूसरी जंग अजीम में भी जर्मनों के खिलाफ उन्होंने ऐसा ही किया। मौत दुश्मन के हम रकाब थी और रूसों ने पसपा होना शुरू कर दिया था। मैं खामोशी से पोशाली की बातें सुन रहा था। सिर्फ 10% वो मुझे कैल कर सकी थी। रूसियों के बारे में उसके अंदाजे या तजर्बे बेमहल नज़र थे। वो कह रही थी, समरनोव को अगवा हो जाने के बाद हर हालत में मरना होगा। वो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मरने से पहले वो कॉम्बिनेशन बता देगा, इसका मुझे यकीन है। तुम दूसरी तफसीलात को ज़हन नशीन करना शुरू कर दो।
दूसरी तफसीलात पहले ही मुझे जहन नशीन हो चुकी थी। मैं अभी तक अपने मिशन के बारे में ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं था। मुझे शुबा था कि समरनोफ जैसा जिम्मेदार अफसर पोशाली के आगे हथियार डाल देगा, लेकिन हमारा प्लान उस मकाम तक पहुंच गया था कि अब हमारा वापस आना महाल था। एक ख्याल दिल में यह भी था कि हो सकता है अंधेरे में चलाया हुआ तीर निशाने पर जा लगे, क्योंकि दूसरी सूरत में हमें देर लग जाती है और इस असना में हमारी सफारत खाने में मुलाजमत की मुआयना मुद्दत पूरी हो जाती है, जिसके बाद सफारत खाने के मकामी लोगों को मुलाजमत से जवाब देकर दूसरे उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता था। पोशाली ने अब नक्शे के कोने में एक जगह उंगली रखकर कहा, यह समरनोफ का क्वार्टर है जहाँ वो अकेला रहता है। उसको एक रास्ता सफारत खाने के अकबी कॉरिडोर से जाता है और दूसरा रास्ता बगीचे की दीवार के करीब से क्वार्टर के किचन के पिछले दरवाजे की तरफ जाता है। हमें इसी किचन वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होना होगा। मैंने कदरे तशवीश के साथ कहा, इसका मतलब यह हुआ कि हम समरनोफ को अगवा करेंगे और इसके बाद जेने के बाहर पहरा देने वाले गार्ड्स को काबू करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पोशाली ने पुरज़म लहजे में कहा। क्या तुम्हें कोई शक है? क्या तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? मैंने दबी जबान में कहा, खतरा मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि अपने मिशन की कामयाबी के लिए महसूस हो रहा है। मेरा मतलब यह है कि कॉरिडोर में जो गार्ड्स नाइट वॉच पर मौजूद होंगे वो कोई अनाड़ी नहीं होंगे। यकीनी तौर पर वो भी कमांडो ही होंगे, या कम अज़ कम उन्हें कमांडो की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ज़रूर मिली होगी। अगर हम अचानक उनको दबोचने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में नाकामी हमारा मुकद्दर होगी। और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त सीक्रेट ऑफिसर समरनोव भी हमारे साथ होगा। कहा हमने उसकी मशकें कस कर टेप से मुंह बंद कर रखा होगा, लेकिन वो हमारे लिए ऐन वक्त पर मुसीबत बन सकता है। पोशाली ने नक्शे पर अपनी दोनों हथेलियों को फैला कर रखा और मेरी तरफ जरा सा झुक कर बोली, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम एक यार जासूस से कमांडो बने हो। तुम अगर मेरे साथ इस मुहिम पर जाना पसंद नहीं करते तो ना सही, मैं इस्लाम और पाकिस्तान के लिए अकेली भी ये मुहिम सर कर सकती हूँ, कहा इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैंने जल्दी से कहा, यही मैं तुम्हें कहना चाहता था पोशाली, कि किसी सूरत में हमारी जान नहीं जानी चाहिए। हमें इस किस्म का प्लान तैयार करना चाहिए कि दुश्मन हर हालत में हमारे काबू में हो और हम जिंदा भी रहें। तुमसे इस प्लान की तफसीलात और जजियात के बारे में ही सवाल जवाब कर रहा था, जिसे तुम गलत समझी। पोशाली ने सांस खींच कर अपना सर पीछे डाल दिया, फिर सर को झटक के बोली, मेरे दोस्त, अगर तुमने यह तय कर लिया है कि इस मिशन में मेरे साथ रहोगे तो बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। क्या तुम तैयार हो? मैं उसे क्या जवाब देता? अगर नहीं कहता तो वह मुझे बुज़दिल समझती कि मैं तो उसके मुल्क और इस्लाम की खातिर अपनी जान की बाजी लगा रही हूँ और ये पीछे हट रहा है। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने पोशाली के हाथ पर हाथ रख कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम कहोगे वही करूँगा। पोशाली ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक बार फिर नक्शे पर नजरें जमा दी। हम समरनोव के क्वार्टर वाले अकबी बगीचे की दीवार फांद कर अंदर दाखिल होंगे। सबसे पहले हम समरनोव को काबू करेंगे। यह काम मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो रात को 10-11 बजे के बाद माउंट लेवनिया क्लब से बुर्ज खेल कर वापस आ जाता है, थोड़ी देर मुताला करता है और म्यूजिक सुनता है, फिर सो जाता है। बस उसी वक्त हमें हमला करना होगा।